मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए महफूज रहिए। पीटीवी न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं वर्दा शुजा और इस चंक में मेरा साथ दे रहे मेरे साथी एंकर रिजवान रौनक। नाज़रीन, आपको इनफरादी तौर पर अपने जिम्मेदाराना किरदार अदा करने के लिए बार बार हिदायत दी जा रही हैं कि जितनी आप एहतियात करेंगे, जितना अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखेंगे, अपने घर वालों को जो है बाहर की दुनिया से आप कॉन्टैक्ट से परहेज करने को कहेंगे, उतनी सूरत हाल बेहतर रहेगी। अगर हुकूमती इक़दामात की बात की जाए तो हुकूमत सरतोड़ कोशिशें कर रही है। एक जानिब मईशत का चैलेंज उसके सामने मौजूद है, दूसरी जानिब इंसानी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ, उलमाए कराम की ये बहुत कोशिश थी कि मसाजिद में तमाम तर मामूलात जारी रखे जाएं और इस हवाले से खुसूसी SOP भी मुरतब किया गया। 20 नुकात हिकमत अमली तय की गई, लेकिन रिजवान हमने देखा अनफॉर्चुनेटली इस पर अमल दरामद हमें होता हुआ नजर नहीं आया। सदर ममलिकत भी मुसलसल जा रहे हैं, मसाजिद का दौरा कर रहे हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक हम खुद इस चीज़ को यकीनी नहीं बनाएंगे, हुकूमत जो है हर चीज़ आपसे सख्ती से उस पर अमल दरामद नहीं करा सकती। और नाज़रीन, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ एक्सपर्ट से, हेल्थ एक्सपर्ट से बात करें, उनका ओपिनियन भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें। रिजवान, हमारे पास कॉल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी कोशिश यही होती है कि जैसे मईशत, आपने पिछले चंक में मईशत को भी डिस्कस किया था, मईशत है, सेहत है, और सेहत के भी मुख्तलिफ पहलू हैं। कोरोना वायरस किन किन चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है, कौन कौन से पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमें माहिर अमराज कल्ब कार्डियोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया है। पिम्स से आपका ताल्लुक है, प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर बंगिश साहब ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। डॉक्टर साहब, ज़रा फरमाइएगा, अमराज कल्ब चूँकि रेस्पायरल सिस्टम से एसोसिएट करते हैं, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जो है वो कहा जाता है कि वीक है। आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बताइएगा। तो किस तरह से जो अमराज कल्ब के पेशेंट्स हैं वो किस तरह से इस खुसूसी सूरत हाल में अपने आप को महफूज रखें, कौन सी हिफाजती तदाबीर होनी चाहिए, क्या सिम्टम्स हों तो फौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ? जी, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखा ये गया है कि जो हार्ट के जो मरीज हैं उनमें कोरोना वायरस लगने के चांसेस एक तो ज्यादा हैं जी, तो जो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक के, ब्लड शुगर के और इस तरह के जो लोग हैं और जो ज्यादा उम्र के हैं, और दूसरा ये है कि कौन से कोरोना वायरस के मरीज हैं जो कि ज्यादा खतरनाक सूरत हाल में जा सकते हैं, वेंटिलेटर पे जा सकते हैं या जिंदगी को खतरा हो सकता है। तो वो भी यही लोग हैं जो जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो, पहले शुगर हो, हार्ट फेलियर हो और इस तरह से। तो इसलिए जो इससे बचने के लिए जिन लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए वो यही लोग हैं। एक तो जिनकी उम्र 50 साल 60 साल इस तरह से है और जो ऊपर चली जाती है, और दूसरा ये है कि जिनको पहले से हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा एहतियात करें, घरों में रहें, आइसोलेशन में रहें। और इसमें बचने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी आइसोलेशन ही है, क्योंकि एक से दूसरे बंदे को लगनी है। तो इसलिए अगर आप नहीं मिलेंगे दूसरे लोगों से, बाहर नहीं घूमे फिरेंगे, तो आप बचे रहेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आइसोलेशन में रहें और स्पेशली ये वाले लोग रहें। और आपने जो बात किया कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो शेयर होता है हार्ट प्रॉब्लम के साथ, और ये वो तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और आपके पाथवे जो है और पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हम समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत नई बीमारी थी और अभी 2-3-4 महीने टोटल हुए हैं इस बीमारी को। तो अभी बहुत सारी चीजें इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही हैं कि ये क्यों इतनी खतरनाक है ये वो। तो उसमें जो हार्ट के जो मरीज हैं उनमें क्यों, किस वजह से साइंटिफिक एविडेंस बहुत सारी अभी आ चुकी है, बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के अमराज जो हैं, लेकिन उससे पहले ये मामला शुरू होता है ब्लड प्रेशर से। अगर हम देखें तमाम तर मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब्ड हमें नज़र आ रहे हैं। रूटीन बदली हुई है, सोने जागने की, खाने पीने की, ओवरऑल जो हमारा बिहेवियर है वो सब चेंज हुए हुए हैं। ऐसे में ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए क्या हिदायत आप जारी करेंगे कि वो किस तरीके से अपनी रूटीन को मेनटेन करें, अपनी खुराक को जो है वो शेड्यूल उसका भी एक बनाएं, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा उन पेशेंट्स के लिए। जी बिल्कुल। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और जो हार्ट के मरीज हैं उनको वॉक शॉक के लिए और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम करते हैं वो चलनी चाहिए। आपने जो बात की है कि जी सारा कुछ चेंज हो गया है, ये चेंज अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए और ये बुरी चेंज नहीं है। अगर हम बहुत ज्यादा रात को लेट जागना और इधर उधर घूमते फिरते रहना, तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीजें नहीं थी। तो हर जो चैलेंज है उसमें से बहुत सारे अच्छे पहलू भी होते हैं। हम अपनी लाइफ को ज्यादा रेगुलर कर सकते हैं,
टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, घर के अंदर वॉक शॉक का और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज का सिस्टम बनाना, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत, क्योंकि दरमियाने दर्जे की एक्सरसाइज करनी होती है, बहुत जिम वाली एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती। एग्जॉस्ट नहीं होना छत पे चाहिए। कर सकते हैं, लॉन में कर सकते हैं। तो ये, और खाने पीने में एहतियात करें। अब घर पे बैठे हुए हैं तो खाना ज्यादा खाने की बजाय खाना कम खाएं, क्योंकि आप कैलोरीज को बर्न भी करना है। अगर ज्यादा खाएंगे वजन भी बढ़ता जाएगा। ब्लड प्रेशर का इसके साथ डायरेक्ट है कि अगर आप ज्यादा खाते हैं, वजन ज्यादा होता है, नमक ज्यादा यूज करते हैं, चटनाई वाली चीजें ज्यादा यूज करते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल हो जाएगा। और उसके फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ब्लड प्रेशर के, जिनसे हम डरते हैं कि हार्ट अटैक ना हो जाए, या वो तो उन चीजों से भी बचे रहेंगे। डॉक्टर अख्तर बंदेशा साहब, एक चीज़ ज़रा क्लियर कीजिएगा, कुछ पेस मेकर के पेशेंट्स होते हैं, स्टंट्स डले हुए होते हैं उनको, यानी लॉकडाउन जब शुरू हुआ, अगर उस वक्त उनका चेकअप ड्यू था और उसके बाद अब चूंकि 2-3 महीने नहीं हुआ, कोई क्लिनिक्स नहीं खुले हैं, डॉक्टर्स नहीं बैठे हैं, तो अगर वो ठीक हैं और उनकी वो मेडिकेशन जो है अगर वही चलती रहे, तो क्या सूरत हाल, किस तरह से, क्या उनको दिखाना चाहिए या उसी मेडिकेशन को आगे लेकर चलना चाहिए इफ़ दे आर स्टेबल? जी बिल्कुल। ये क्योंकि हमारे जो मरीज होते हैं जिनको स्टेंट्स डले हुए हैं या इस तरह से, तो वो लंबे अरसे दवाई के ऊपर रहना है, उन्होंने सारी उम्र ही रहना है। जी जी। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। तो एक तो ये है कि हम जो मेरे पेशेंट्स हैं या मेरे जो कलीग्स हैं, वो उनके जो पेशेंट्स हैं वो उनके साथ रब्ता करते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि अभी अगर वो स्टेबल हैं तो आप वही दवाई जारी रखें और फिर 1 महीने बाद दोबारा से कांटेक्ट करें। और अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो इमरजेंसी में आ सकते हैं। और प्रॉब्लम किस टाइप का, डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम किस टाइप का हो सकता है पेस मेकर या स्टंट डले हुए पेशेंट्स को? किसी का खुदा ना खास्ता वो कहता है जी अब मेरे सांस बहुत ज्यादा फूलना शुरू हो गया, या मेरे सीने में दर्द होता है चलने फिरने से, या मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं चक्कर आ रहे हैं, गिर गया हूँ, खुदा ना खास्ता कुछ जो इस तरह के सीरियस किस्म की जो बातें हैं, वो अगर वो कहते हैं कि जी मुझे थोड़ा सा जलन शलन हो रही है, मैदे की दवाई खा लें बस ठीक है, बाकी हार्ट की दवाइयाँ वो चलती रहेंगी। और उसमें इसको आराम से जो क्वारंटाइन का या ये जो आइसोलेशन का टाइम है, इसमें कम से कम बाहर निकलने की कोई वजह ढूंढनी चाहिए, जो सीरियस वजह हो उसके बगैर बाहर नहीं निकलना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम नहीं होता इस तरह की दवाई जारी रखें। सही। प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर बंदेशा, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। नाज़रीन, जो दिल के अमराज वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ अटैच है ये सिस्टम, और चूँकि कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही डैमेज करता है, उसको ही डिस्टर्ब करता है, तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। जैसे कि डॉक्टर साहब भी वर्दा कह रहे थे कि उनको वो ज़्यादा आइसोलेशन में रहें, ज़्यादा क्वारंटीन करें अपने आप को, और ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। वैसे ओवरऑल हम सबको हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। उन्होंने बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा कि तमाम तर मामूलात जो मॉडिफिकेशंस हमारी लाइफ में आई हैं इस पेंडेमिक की वजह से, उनको हमें अब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि शायद ये उसी को तब्दील करने के लिए एक सूरत हाल पैदा हुई है कि हम जिस डगर पर चल रहे थे उससे तमाम तौर को तब्दील कर लिया जाए। नाज़रीन, सूबे जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वफाक और सूबे कोलैबोरेशन में मिलकर काम कर रहे हैं। हुकूमत के जब इक़दामात की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो सूबों के ऊपर जो मामलात हैं, सूबों से तमाम तर चीज़ों की जो रिपोर्ट तलब की जा रही है, जो लाया अमल रमज़ान मुबारक के हवाले से भी मुरतब किया गया, इस हवाले से भी सूबों से रिपोर्ट तलब की गई है। पंजाब में अगर हम बात करें तो गुज़श्ता रोज़ लाहौर में हमें बड़ी सख्ती नज़र आई, पुलिस की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जगह जगह नाके थे, लोगों को बिलावजह घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा था। क्या सूरत हाल है? पंजाब हुकूमत किन किन लाइन्स पर काम कर रही है? इस वक्त हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है काजी अहमद अकबर साहब ने, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, उनसे हम बात करेंगे। काजी अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या बताएंगे लाहौर में जो हिफाजत के पेश नज़र आवाम की जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जो सख्ती की जा रही है, ये कब तक चलेगी? क्योंकि कल हमने देखा कि लोगों में एक परेशानी पाई गई जो बिल्कुल ठीक थी, हुकूमत को ऐसे इक़दामात करने ज़रूरी हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वर्दा आपका। सबसे पहले तो देखें, अभी हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल लेवल पे आफ्टर द एनसीसी मीटिंग्स ये एक नेशनल डिसीजन हुआ है कि हम लोगों ने एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है। अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ अब जब आप चलते हैं तो उसमें द प्राइम टारगेट इज कि जो इलाके इन्फेक्टेड हों या जहाँ पे आपको खौफ हो कि ये एपी सेंटर बन सकता है, आप उनको सील कर देते हैं, और उनको सील करने के बाद फिर आप वहाँ पे ये भी जो नया कॉन्सेप्ट कल की एनसीसी की मीटिंग में आया TTQ का, टेस्ट ट्रेस एंड क्वारंटाइन, यानी कि आप पहले एक बंदे का टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव आ जाता है, फिर आप ट्रेस करना शुरू करते हैं कि उस पॉजिटिव केस के साथ 15 मिनट से ज्यादा इंटरेक्शन किसका रहा, वो किस किस को मिला, वो कहाँ कहाँ गया,
پھر وہ ٹریس کرنے کے بعد آپ ان علاقوں کو سیل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کوارنٹائن میں لے کے جاتے ہیں. اب آپ کے پاس پوری دنیا میں ایک صرف یہی طریقہ رہ گیا ہے. جہاں تک آپ نے بات لاہور کی تو لاہور چونکہ ایک بڑا گنجان آباد شہر ہے، پنجاب کی سب سے زیادہ آبادی لاہور شہر میں، اور پھر لوگ روزگار کے حوالے سے بھی وہاں جاتے ہیں، تو وہاں پہ رمضان میں ایک اسپیشل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے لاہور میں، جو ایک کلچر بھی رہا ہے ہمارے لاہور کا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی پولیس کو کچھ چیلنجز تھے. لوگ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس دفعہ ہم نے سموسوں اور پکوڑوں کے ٹھیلوں پہ نہیں جانا. لوگ یہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے کہ اس دفعہ وہ روٹین والی وردہ افطاری نہیں ہے کہ ہم لوگ اٹھیں گے اور 4 ساڑھے 4 5 بجے ہم اپنے گھروں سے اثر پڑھ کے نکلیں گے اور پھر ہم افطاری کے لیے شاپنگ کریں گے. اس دفعہ حالات یکسر مختلف ہیں، تو اس وجہ سے پولیس کو تھوڑا حرکت میں آنا پڑا. صحیح. اچھا قاضی احمد اکبر صاحب، یہ ذرا ضرور بتائیے گا، لاہور کی ہی بات میں کنٹینیو کروں گا، آپ سے پوچھوں گا رمضان کے لاہے عمل کے حوالے سے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، زندہ دلان کا شہر ہے، خوش خوراکی مزاج ہے لاہور کا، گجرانوالہ کا، لاہور کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل پورے پنجاب میں، بالخصوص لاہور میں یا آس پاس گجرانوالہ تک، کس طرح سے رمضان کے لاہے عمل کو چلیں؟ کل پولیس نے کافی سخت جو ہے وہ ایکشن لیا، لیکن روز شاید پولیس بھی نہیں لے سکے گی. آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ لوزن اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کس طرح سے مینج کریں گے پورے کے پورے رمضان کو کہ وہ اس طرح سے لوگ باہر نہ نکلیں، خصوصی طور پر سحر اور افطار کے وقت؟ دیکھیں رضوان، ایک بات تو ہم کو بتاؤں کہ رمضان کو اگر آپ، بالخصوص گرمیوں کے رمضان کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ ایک نیچرل لاک ڈاؤن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. جی، دن کی حد تک. دن کی حد تک. جی جی. اور پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ سحر اور افطار کے اوقات پہ لوگ باہر نکلتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کے لیے بھی نکلتے ہیں. اور پھر جو ایک ایس او پی گورنمنٹ نے سائن کیا ہے علماء اکرام کے ساتھ ریگارڈنگ دی پنجگانہ نماز اور پلس جو تراویح کی نماز ہے اور جمعے کی جو نماز ہے، اس حوالے سے بھی دیکھیں 4 لاکھ مساجد ہیں پورے پاکستان میں. اگر آپ دو پولیس والے بھی کھڑے کریں تو آپ کو 8 لاکھ بندہ چاہیے ہر مسجد کو گارڈ کرنے کے لیے اور اس میں انشور کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ کا ایس او پی فالو ہو رہا ہے یا نہیں. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے اب ٹیچرز کی بھی رسپانسبلٹی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے لگا رہی ہے کہ ایک ایک ٹیچر کی ڈیوٹی لگائی جائے ہر مسجد کے اوپر کہ وہ کمیٹی، لوکل جو مسجد کی کمیٹی ہے اس کے ساتھ مل کے یہ انشور کریں کہ جو ایس او پیز گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں. ویسے میں اپنے کانسٹیٹوئنسی کی حد تک بتا سکتا ہوں کہ میں نے کچھ مساجد کو وزٹ کیا ہے اور میں ڈیلی بیسس پہ اپنے ڈی سی اور اے سی سے رپورٹس بھی لے رہا ہوں. تو میں نے یہ فیل کیا ہے کہ 95% مساجد جو ہیں وہ ایس او پی کے اوپر عمل کر رہی ہیں. اب صرف دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ ایک طبیعت انسان کی بن جاتی ہے، جس طرح بھی اس سے پہلے آپ ایک اور اپنے پینلسٹ سے بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. Now we have to understand کہ اس ٹائم پوری دنیا اس پینڈیمک کی زد میں آ چکی ہوئی ہے. اب ہمارے پاس اس کی کوئی دوائی تو ہے نہیں کہ ہم کہیں گے جی یہ کھا لیں تو ابھی نہیں ہوگا، وہ تو ابھی ویکسین بننے میں ٹائم لگے گا. اور نہ کوئی ایسی دوائی موجود ہے جو آپ کہیں گے جی مجھے کرونا ہو گیا ہے تو اب میں یہ دوائی کھاؤں گا تو میں 3-4 دنوں میں یہ اینٹی بایوٹک کھا کے ٹھیک ہو جاؤں گا. اب آپ کو لائف سٹائل چینجز کی طرف جانا پڑے گا. جو عادتیں پہلے آپ کو نہیں تھیں اب آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنی پڑیں گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے سوشلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آج بھی آپ کو رضوان بڑی حیرانگی ہوگی کہ دیہات میں اگر آپ کسی جگہ دعا کے لیے گھسیں یا کسی ایسی جگہ پہ جائیں اور آپ وہاں پہ لوگوں کو دور سے ہاتھ کھڑا کر دیں تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ موت سے ڈر گئے ہیں، آپ بیماری سے ڈر گئے ہیں، آپ ہاتھ نہیں ملا رہے. اس حد تک کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں بغل گیر ہوتے ہیں تو ان کے جدا ہونے تک ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو دوسری سائڈ کا ورژن ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی پلیگ ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ میل جول بھی، وہاں آنا اور وہاں سے نکلنا دونوں بند کر دینے چاہیے. اور ہم نے تاریخ میں بھی ایسی بہت ساری ایگزامپلس دیکھی. لیکن انفارچونیٹلی ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی چیز کو اٹھا کے آگے چلا رہا ہے
اور اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہے, چاہے وہ پنجاب کے لیول پہ ہے. یقیناً قاضی احمد اکبر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے بھی بات کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی, یقیناً وزیراعظم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جن علاقوں میں ایسے پیشنٹ زیادہ ہیں یا وہاں پر خطرہ زیادہ ہے صرف ان علاقوں کو لاک ڈاؤن کیا جائے, لیکن لوگ تھوڑی کنفیوژن کا شکار نظر آ رہے ہیں, کچھ کنفیوزڈ ہیں اور کچھ اس کی آڑ میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی کمپنیز کھل گئی ہیں, وہ اپنے امپلائیز کو بلا رہی ہیں. کاروباری طبقے کی بات کریں تو وہ شٹر آدھے ڈاؤن کر کے وہ دکانوں کے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایس او پیز کو جو ہے بہت زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے, اور بالخصوص اگر ہم بات کریں رمضان کے بعد عید آ رہی ہے تو کاروباری طبقہ یقیناً اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اس ایک ماہ میں انہوں نے بہت کچھ کمانا ہوتا ہے, تو کیسے یقینی بنائیں گے؟ تھوڑا زیادہ سختی کرنے کی ضرورت ہے, امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو جولائی میں جو ہے اموات بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں. دیکھیں وردا, ایک تو چیز ہوتی ہے سسٹین کرنا, سروائیو کرنا. ابھی اس ٹائم جو ہماری اکنامک سچویشن ہے, جو ہمارے کاروباری حالات ہیں, اس میں سسٹین کرنا از دا پرائورٹی. اگر کوئی شخص بھی یہ سوچ کر رمضان میں اپنے کاروبار کو باوجود گورنمنٹ کے منع کرنے کے اگر کھولنا چاہتا ہے تو وہ, میں نہیں سمجھتا کہ وہ نفع کوئی زیادہ کما سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم اوور آل آپ دیکھیں ایک موریٹوریم ہے, ہر گھر میں جو ایکسپینسز تھے وہ 1/3 نیچے آ گئے ہیں. لوگوں کی اس طریقے سے جو اسپینڈنگ ہیبٹس تھیں وہ چینج ہو رہی ہیں, کیونکہ لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں, آن لائن آرڈرز اس طریقے سے نہیں ہو رہے ہیں, ریسٹورنٹس بند ہو چکے ہیں, دکانیں بند ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس لحاظ سے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ اگر کورونا کی جنگ میں پاکستان نے کامیاب ہونا ہے تو اس میں صرف گورنمنٹ نے اپنا کردار ادا نہیں کرنا, اس میں ایک سوشل رسپانسبلٹی کا فیکٹر ہے جو کہ بہت بڑا ہے. اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ 75% از سوشل رسپانسبلٹی. ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا. اگر میں بے فضول اپنے گھر سے نکلوں گا, اگر میں اپنی ایکٹیویٹیز کو ایز اے پولیٹیکل پرسن میں اپنی ایکٹیویٹیز کو شن نہیں کروں گا, ان کو ریڈیوس نہیں کروں گا, صرف ضرورت کی حد تک نہیں رکھوں گا, صرف پبلک کے انٹرسٹ تک نہیں رکھوں گا, صرف بزنس انٹرسٹ تک نہیں رکھوں گا, تو آپ یقین کریں کہ اس طریقے سے یہ گورنمنٹ, کوئی بھی دنیا کی گورنمنٹ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. آج صبح میں پڑھ رہا تھا رضوان صاحب, آپ نیو یارک جو ہے وہ بھی جس میں اس ٹائم دنیا کی سب سے زیادہ ڈیتھس ہیں, امریکہ میں 40,000 سے اوپر فگر جا چکی ہے, کہ وہ بھی اب 15 مئی سے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اور اپنی کچھ ریٹیل کے جو چیزیں ہیں ان کو اوپن کرنے جا رہے ہیں, اور وہ بھی اب اس چیز پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم مزید یہ بے روزگاری اور یہ اکنامک ایکٹیویٹی کا اس طریقے سے بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتے. بالکل, ایون اٹلی اور اسپین میں بھی, میں سیکنڈ کر رہا ہوں, اٹلی اور اسپین میں بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز, اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. قاضی احمد اکبر صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا پنجاب, اوور آل پورے پنجاب کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ایک فگر رکھیے گا سامنے کہ کیا صورتحال ہے, کیا سٹیٹسٹکس ہیں. شمالی پنجاب یعنی اپر پنجاب ہے, لاہور سے اس طرف جی ٹی روڈ والی جو سائیڈ ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ بلک موجود ہے کرونا وائرس کے پیشنٹس کا بھی, کووڈ 19 کے افیکٹیز کا بھی, پازیٹیو افیکٹیز کا. اور جو ساؤتھ پنجاب ہے یا سینٹرل پنجاب ہے, اس میں کوئی اتنا خاص اس طرح سے اٹیک نہیں ہوا. وجہ کیا بن رہی ہے؟ کیا ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس سائیڈ کی زیادہ ہے یا اس سائیڈ کی کم ہے, یا کوئی اور وجہ آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہے؟ کیا حکومتی اقتدار کے جو ایوان ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, اس میں اس طرح ہے کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی تو آپ کے تمام صوبوں میں سب سے زیادہ اس ٹائم پنجاب کی ہے, اور سب سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ بھی اپنی کیپیسٹی پنجاب نے انہانس کی ہے. ہم جب آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہم کوئی لگ بھگ 4800 سے 5000 ٹیسٹ ڈیلی کنڈکٹ کرنے کی کیپیسٹی پنجاب رکھتا ہے, اینڈ دا ٹارگیٹ از کہ اگلے 15-20 دنوں میں ہم نے اس کو 10,000 پہ لے کے جانا ہے. اس حوالے سے 4 اور لیبز ہیں جو کہ عنقریب جو ہیں وہ آن لائن ہونے والی ہیں, اور ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں جیسے ہی وہ لیبز آپریشنل ہوں گی تو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں ایک دم بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اب اس میں یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھے گی تو آٹومیٹیکلی جو پازیٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد بھی بڑھے گی, بیکاز جتنی زیادہ آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اتنے زیادہ آپ کے پازیٹیو کیسز سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز میجورٹی کیریئرز وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کرونا ہے, وہ ان کو کرونا آ کر اور پھر وہ ریکور بھی کر جاتے ہیں بیکاز ہم لوگوں کی امیونٹی بڑی اسٹرانگ ہے. تو لیکن اگر اسی شخص کا ٹیسٹ ہو جائے تو وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. تو اس لیے پنجاب میں اوور آل جو میں بات کروں گا تو آج کی تو 5446 لوگ پازیٹیو ہوئے ہیں. اور جس طرح آپ نے ریجنز کی بات کی تو انیشلی یہ تھا کہ جن علاقوں میں زائرین کی تعداد زیادہ تھی وہاں پہ تو انیشلی کرونا کا سپریڈ ہوا, پھر اس کے بعد یہ تبلیغی جماعت کی طرف موو کیا,
लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि अब ये 80% अबव जो केसेस मकामी आ रहे केसेस हैं, हैं तो ठीक है। जी वो अब लोकली ट्रांसमिटेड केसेस हैं, यानी कि अब वो तबलीगी जमात और ज़ायरीन वाला केस जो है वो अब जो उन्होंने नुकसान करना था वो हो चुका है, अब ये लोकल ट्रांसमिशन से ही हो रहा है। अब ये लोकल ट्रांसमिशन है, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई मखसूस एपी सेंटर नहीं है। जिन शहरों की आबादी ज्यादा गुंजान होगी, ज्यादा डेंस होगी, जहाँ पे ज्यादा लोग करीब करीब रह रहे होंगे, जहाँ पे मोहल्ले छोटे होंगे, वहां पे आप एक्सपेक्ट करें कि ये बीमारी ज्यादा रफ्तार के साथ फैलेगी। इसलिए ये बीमारी कोई नॉर्थ साउथ या सेंटर नहीं देख रही। ये फिगर्स की वजह से कुछ प्लस माइनस जरूर हो रहा है, बट अल्टीमेटली पूरा पंजाब इस पेंडेमिक में इक्वली अच्छा, इसकी ग्रस्त है। ठीक लेकिन है। जो बड़े शहर हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, जिसमें लाहौर बिलखसूस, लाहौर जो है वो बहुत ज्यादा, मैं एक अगला एपी सेंटर पंजाब का लाहौर को बनते देख रहा हूँ। उसके बाद पिंडी में आप देखेंगे केसेस बहुत स्पीड के साथ सर्च कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से मुल्तान में भी केसेस देखने में आ रहे हैं। तो बड़े शहरों में आप ये ज़हन में रखें कि ज्यादा चांसेस हैं, अच्छा, और अगर लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना फॉलो किया तो मैं समझता हूँ कि फिर बड़े शहरों में तबाही मच जाएगी। काजी अहमद अकबर साहब, एक चीज़ जो मैंने ज़ाती तौर पर भी ऑब्जर्व की, हम देख रहे हैं कि मोटरवेज पर तो बहुत हिफाजत के पेश नज़र जो है वो टेस्ट वगैरह भी किया जा रहा है, टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है, लोगों की नकलो हरकत वहाँ पर बहुत कम हमें महदूद नज़र आ रही है, रश नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब आप जीटी रोड का रुख करते हैं तो वहाँ पर किसी किस्म की चेकिंग नहीं है, वहाँ पर ट्रैफिक उसी तरीके से रवा दवा है। रात के वक्त अगर आप सफ़र करें तो आप ये देखते हैं कि बसेस भी चल रही हैं। तो ये तो चीज़ें बहुत सख्ती इन पर ज़रूरी है, इस हवाले से क्या लाएअमल बना रहे हैं आप? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस हवाले से जो पहले जो लॉकडाउन्स थे उनमें तो पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस ने बड़ा स्ट्रिक्ट इस हवाले से अपनी सारी एक्सरसाइज रखी। बिल्कुल इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक का तो खैर अभी भी अलाउड नहीं है। अगर कोई चोरी छुपे कोई रात के टाइम पे कोई एक आध बस गाड़ी को चल रही हो तो यकीनन मैं उस पर नहीं कमेंट कर सकता, बट ऑन अ लार्जर स्केल गवर्नमेंट इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं चलेगी। बट देखें, जीटी रोड की आपने बात की, आपका खारियां कब खत्म होता है और जेलम कब शुरू होता है आपको नहीं समझ आती। आपका गुजरांवाला कब खत्म होता है और फिर आप लाहौर की विसिनिटी में एंटर हो जाते हैं मुरीदके वाली एरिया में, और अभी मुरीदके ही आप सोच रहे होते हैं और आप लाहौर एंटर हो चुके होते हैं। तो ये ऐसे आप कह सकते हैं कि आपस में मिले हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि इसमें आप नकलो हरकत को नहीं रोक सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा टास्क है। लोग रक्षों पे बैठ के भी इधर से उधर जा रहे हैं। हाँ, अगर किसी शख्स ने मुल्तान से या साहिवाल से निकलकर उसने इस्लामाबाद या पिंडी पहुंचना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं समझता हूं कि इस हद तक भी अगर हमने इसको कंट्रोल किया हुआ है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक हम कुछ 70-75% लोगों को रोकने में कामयाब हो गए हैं। बट देन जी अगेन, जिस पॉइंट पे भी हम बात करेंगे, अल्टीमेट बात यही है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बंदे को ये सोचना पड़ेगा उसका ट्रैवल उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर जी वो बिल्कुल। उसके रोजगार के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका हक है कि वो अपने रोजगार की जगह पे पहुंचे, बिकॉज उसने अपने घर में खाना पहुंचाना है। और ये सही। हमारा भी एज गवर्नमेंट रियासत जो होती है उसका उसका किरदार एक माँ का होता है, और माँ इंश्योर करती है कि उसकी औलाद को हर सहूलत मिले। बिल्कुल ठीक। रियासत की हैसियत से ये हमारा फर्ज बनता है कि हम देखें, आप ये चीज ज़हन में रखें कि आपके हर साल हर महीने में 4,000 लोग जो है वो हेपेटाइटिस सी से मरते हैं पाकिस्तान में। 4,000 लोग हर महीने हेपेटाइटिस सी से मरते हैं। अभी भी उस हिसाब से देखें तो कोरोना से उतनी डेथ्स नहीं हो रही हैं, जी जी। बट ये उससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हमने इसको रोकना है। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सही बिल्कुल। काजी अहमद अकबर साहब, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। जी नाज़रीन, बिल्कुल काजी साहब ने भी सही फरमाया। हम सब यहाँ पर बैठे भी पिछले कई हफ्तों से यही कह रहे हैं कि असल में ये इनफरादी ज़िम्मेदारी है, इज्तमाही ज़िम्मेदारी है, मुआशरती ज़िम्मेदारी है हमारी कि हमने खुद अपने आप को महफूज रखना है। और आप जब अपने आप को महफूज रखते हैं, महदूद रखते हैं, तो खुद ब खुद आप समझ जाएं कि आप बहुत सारे और लोगों की हिफाजत का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो जो बहुत सारे लोग हैं उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपके अपने हैं, आपके प्यारे हैं, आपके घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं। तो ज़रूर ख्याल रखिएगा इन सारी चीज़ों का कि अपने आप को महदूद रखना है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खुबैर आज़ाद साहब। इनको भी अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे कि किस तरह से, क्योंकि वर्दा जो एक बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है, सदर मुमलिकत दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, नमाज तरावी के औकात में मुख्तलिफ इस्लामाबाद पिंडी की जो विसिनिटी की मसाजिद हैं उनका दौरा करते हैं।
جیسے قاضی احمد اکبر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ اپنے حلقے کی مساجد میں جا رہے ہیں، لیکن کب تک، کس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا، مانیٹر کیا جائے گا؟ پھر بھی ایٹ دا ڈے اینڈ یہ ذمہ داری مسجد انتظامیہ کی بنتی ہے، اگر ایس او پیز بنے ہیں، اگر اجازت ملی ہے، اور یہ خصوصی اجازت دی گئی ہے، تو اگر اجازت ملی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی پابندی کرنا بھی انتظامیہ کا اور لوگوں کا فرض اگر ہے۔ عمل درآمد نہیں جی ہوگا تو یہ کہا جا چکا ہے کہ اس کو تبدیل بھی جی کیا جا واپس سکتا لے ہے، یہ لیا جا فیصلہ سکتا ہے۔ واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نماز جو فرض نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کے لیے، تراویح کی ادائیگی کے لیے مساجد میں جانے کا آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو ضرور اس کے ایس او پیز پر عمل درآمد کریں۔ ہمارے پاس کال موجود ہے۔ جی بالکل جی ناظرین، مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ آپ مجلس علماء پاکستان کے چیئرمین ہیں اور بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا۔ سب سے پہلے ہم چونکہ ابھی بات اسی ایشو پر چل رہی تھی کہ نماز تراویح فرض نماز کی ادائیگی کی رمضان المبارک میں خصوصی طور پر جو ہے وہ 20 نکاتی ایس او پیز کے ساتھ جو ہے وہ اجازت دی گئی، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بادشاہی مسجد میں کس طرح سے آبزرو کیا جا رہا ہے؟ آپ مجلس علماء پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں، کس طرح سے آپ آس پاس ویسینٹی، پورے پنجاب، پورے پاکستان کی مساجد کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مساجد انتظامیہ آبزرو کر رہی ہے، کروا رہی ہے لوگوں سے یہ ایس او پیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا پی ٹی وی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو جناب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ تمام پاکستان کے علماء کی مشاورت سے 20 نکات اور اعلامیہ جو جاری کیا گیا اور ایس او پی جاری کیے گئے، اس پر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بادشاہی مسجد میں بھی اور مختلف مساجد میں اور پاکستان کی تقریباً تمام مساجد میں عمل درآمد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ مساجد اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر ان ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کو اس بات پر زیادہ سے زیادہ آمادہ کریں اور یہ بات کریں کہ یہ انسانی زندگی کا مسئلہ ہے، اور اگر ہمیں پنجگانہ نمازوں کے لیے، جمعوں کے لیے اور تراویح کے لیے اجازت دی گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر منعن عمل کریں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جہاں کوئی چھوٹی بات نظر آ رہی ہے یہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اور صدر مملکت خود، بڑی اچھی بات ہمیں لگی کہ صدر مملکت خود جو ہے وہ مساجد میں جا کر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور وزیر مذہبی امور جناب ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ محترم ہے اور اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے، آپ کا فرمان ہے کہ ایک انسان کی اگر ہم نے زندگی کو بچا لیا تو ہم نے پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لیا۔ میں پی ٹی وی کے سعادت سے بھی علماء تک اور مسجد کی جو انتظامیہ مختلف مساجد کی اس تک کی بات کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ ملا ہے، اور یہ اتنا مبارک ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، قرآن حمید کو نازل کیا، پھر روزوں کو عطا کیا، اور پھر حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ من النیران، یہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے، ان روزوں کی برکت سے، اور جو رات اللہ ہمیں عطا کرے گا لیلۃ القدر کی برکت سے، یہ کرونا اور یہ جو وائرس اور یہ وبا جو ہے اس سے ہمیں پاکستان کو اور پوری انسانیت کو نجات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور نمازوں کو بھی اور تراویح کو بھی ہم اپنے گھروں میں ادا کریں۔ جہاں مسجد ہیں ہمارے جیسے سین کھلا ہے، اور جو فاصلہ حکومت نے بتایا ہے بندے کے درمیان اور جو فاصلہ حکومت نے بتایا ہے صفوں کے درمیان، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور وہ ہم اور ہماری سینکڑوں اور ہزاروں مساجد الحمدللہ کر رہی ہیں۔
मगर मैं समझता हूँ कि वज़ू अगर घर से हम कर आएँ और इसी तरह हम अपना मुसल्ला, क्योंकि साथ लेके कई कई जगह जो सहन है हमारे वहाँ पर मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के पत्थर लगे होते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो ठंडे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गर्म होते हैं। तो इस वजह से फिर मुसल्ला या चटाई जैसे हमें SOPs में बताया गया वो हमें रख लेना चाहिए। तो मैं तमाम आवाम से कहूँगा, पाकिस्तानी आवाम से कहूँगा कि इस वक्त हमें जो SOPs हुकूमत ने दिए हैं या हमारे उलमा ने मुशावरत के साथ सदर मुमलिकत की क़यादत में दिए हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शुरू दिन से एक बात कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी उन्होंने बात की है और आवाम ने उसको पसंद किया है। पूरी आवाम की दुआएं जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ, अपनी अफवाज के साथ, अपने इदारों के साथ, अपने डॉक्टर और तिब्बी अमले के साथ है कि मैं नहीं चाहता कि मतलब कि एक सब किस्म का लॉकडाउन किया जाए। बिल्कुल मगर अब आवाम को चाहिए, लोगों को चाहिए कि हम जो है उस पर अमल पैरा होकर दिखाएं। यकीनन मुल्क जो है अरबों खरबों रुपए के इस वक्त जो है मसाइल की तरफ जा रहे हैं, नुकसानात और जी। मैशत कितनी हमारी खराब हो रही है। अच्छा मौलाना साहब, SOPs जो तय किए गए वो हम सब जानते हैं, उन पर अमल दरामद के हवाले से जायज़ा लेने के लिए सदर मुमलिकत भी दौरे कर रहे हैं। ये हम विजुअल्स भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं उनके मुख्तलिफ दौरों के हवाले से। लेकिन एक चीज़ जो शिकायत सामने आ रही है वो ये है कि 50 साल से जो ज़ायद उम्र के लोग हैं, तरावी के लिए उनको आने से मना किया गया था, लेकिन लोग रुक नहीं रहे हैं, वो फिर भी मसाजिद में पहुंच जाते हैं। बड़ी मस्जिदों में तो शायद इस चीज़ के हवाले से आप लोग भी गाइड करते होंगे, लेकिन जो छोटी जो गली मोहल्ले की मसाजिद हैं उनके हवाले से भी बताएगा कि क्या आपकी सरपरस्ती में कोई कमेटीज वगैरह भी बनाई गई हैं, क्योंकि हुकूमत के इकदाम तो एक जानिब, लेकिन हर शख्स को इनफरादी तौर पर भी इसमें अपना किरदार अदा करना है। तो इस पर फरमाइएगा कि क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं इस हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के मामलात हो रहे हैं और वो से हट कर चल रहे हैं, हम खुद उलमाए कराम के साथ जो है बातचीत को बढ़ा रहे हैं कि ये जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, इनको ज़्यादातर कोशिश की जाए कि वो घरों में नमाज को अदा करें। अब ये 2-3 दिन गुजर गए हैं, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि तमाम मसाजिद के अंदर इन तमाम चीज़ों को अमल दरामद कराया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने हमें कहा है और इन SOPs पर उलमाए कराम अमल कराएं और हम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उलमा के साथ बातचीत को बढ़ा रहे हैं। तो कहता है इस पर कमेटी भी यहाँ बनी हुई है पंजाब में इत्तेहाद मुस्लिमीन के हवाले से और उलमा मशाइख के हवाले से। उसके अंदर गाय बगाए हम इन तमाम चीज़ों को देखते रहते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि इस आगाही और इस अवेयरनेस को हमें ज़्यादा करना चाहिए। और एक और भी बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा कर भी बयान कर रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। अगर हम चाहते, क्योंकि ये रजूल अल्लाह की बात है, ये जुस्तजू की बात है, ये अल्लाह की पुकार से इंशाअल्लाह अज़ीज़ और अल्लाह तबारक व तआला को मनाने से इंशाअल्लाह ये जो वबा है इससे हमें नजात मिल सकती है। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि ज़रा थोड़ा ख्याल कर बात करें। हाँ, जहाँ पर कोई कमी वाक़ई होती है, ये बात होती है, हमें बताएं और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ लाहौर नहीं बल्कि पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में इसका एहतमाम जो है वो करेंगे। जी बिल्कुल किया जाएगा और मौलाना साहब किया भी जा रहा है और इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम मसाजिद की कमोबेश ज़्यादातर मसाजिद की इंतज़ाम में मुबारकबाद की भी मुस्तहिक है। ज़रा ये शेयर कीजिएगा मस्जिद इमाम का जो किरदार है, हम देखते हैं कि मोहल्ले की मस्जिदों में, देही मस्जिदों में या जो अंदरून शहर मसाजिद होती हैं या जैसे बड़ी मसाजिद हैं, आप ख़ुद भी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मस्जिदों से भी ऐसे मैसेजेस बाकायदा ऐसी तरबियत और ऐसे ख्यालात का इजहार किया जाए, लोगों को इनफरादी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए। ख़ास तौर पर मैं चाहता हूँ कि हुकूकुल इबाद के हवाले से अगर उनको बताया जाए कि लोगों की मदद करें, नमाज पढ़ना, तरावी पढ़ना बिल्कुल फ़र्ज़ ऐन है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हुकूकुल इबाद के हवाले से भी थोड़ी ट्रेनिंग तरबियत अगर मस्जिद इमाम ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता?
बिल्कुल आपने सही कहा। मैं समझता हूँ कि ये हमारे मौज़ूआत जो हमारे मुख्तलिफ टाइमों में चलते हैं, जुम्मों में चलते हैं, ये उसका हिस्सा होती है। और आज ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला कहेंगे माफ़ कर देंगे, मगर हकूकुल इबाद नहीं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने गिरदो नवा, और आज मैं अपने पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो साहिब सरबत लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर आकर आगे जो है हिस्सा डाला है लोगों की मदद के लिए, लोगों को राशन पहुँचाने के लिए। और हुकूमत पाकिस्तान भी जो साथ प्रोग्राम के ज़रिए और मुख्तलिफ प्रोग्रामात के ज़रिए जो काम कर रही है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। तो हमारा ये फ़र्ज बनता है, ये हम समझते हैं कि ये ज़रूरी अमल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इस अवेयरनेस को जो है आम करें कि वो लोगों की खिदमत कैसे हो सकती है, लोगों के साथ जो है ये जो इस वक्त इन हालात के अंदर उनकी मदद कैसे की जा सकती है। तो इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं उलमा को इस पर टीवी आपकी जो पीटीवी, क्योंकि सारी कौम देखती है इसको, तो मैं समझता हूँ इससे भी हम आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं कि उलमा इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इन हालात में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हम बादशाही मस्जिद से और हम मुख्तलिफ मसाजिद से इस बात को और इस आवाज़ को उठा रहे हैं, और आइंदा भी पूरे रमज़ान उठाएंगे, ताकि हमारे माशरे के अंदर और हमारे लोगों के अंदर जो भी लोग मसाइल का इस वक्त शिकार हैं, उनकी मदद करके उनके मसाइल को ख़त्म किया जाए। अच्छा मौलाना साहब, मिंबर के किरदार के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये इस माह मुबारक में मुसलमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़कात, सदकात, खैरात जो है वो भी देते हैं, अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद भी करते हैं। ये जज्बा बहुत ज़्यादा हम में जो है पाया जाता है। लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से हम देख रहे हैं कि सभी मुतासर हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी अक़लियत से है, किसी भी फ़िरके से है। थोड़ा सा गाइड ये भी कीजिएगा लोगों को कि इस वक्त मुसीबत की इस घड़ी में अगर आप अपने अक़लियती बहन भाइयों की भी उसी तरीके से मदद करें तो उसके भी दर्जात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं अल्लाह ताला की नज़र में। इस हवाले से भी हमें गाइड करने की ज़रूरत है लोगों को। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आपको ये बताकर मुझे खुशी होगी कि हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया जिसमें गवर्नर पंजाब भी आए, और जो सरवर साहब माशाल्लाह और हमारे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमने आज़ाद वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था लोगों की मदद का। उसमें हमने तमाम लोगों और तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुलाया और उनकी मदद की। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि इसमें सब लोगों के साथ जो है वो मदद की जाए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी भी मसलक से रखता है। ज़कात है, खैरात है, सदक़ात हैं, वो तो हम आपको पता है किसको दे सकते हैं। मगर इस वक्त ज़रूरत है कि हम इससे बढ़कर उन तमाम लोगों की हैसियत इंसान मदद करें, चाहे वो पाकिस्तान में वो किसी भी रंगो नस्ल से या वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी मदद की जाए। और ये हमारा पैगाम है और ये बहुत ज़रूरी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है, और मुख्तलिफ इलाके हैं और शहर हैं वहाँ भी हो रहा है। यहाँ जहानाबाद है और इसी तरह की मुख्तलिफ अक़लियती आबादियाँ हैं, वो वहाँ पर भी हो रहा है। और हमारे जो दोस्त हैं जैसे आर.पी. शफाक लाहौर हैं, सबस्तीन शाह और अरफान जमील हैं, इन सब के साथ हमारा एक राब्ता भी है और हम बातचीत भी करते रहते हैं और मुख्तलिफ हमने प्रोग्राम ऐसे किए भी हैं। तो मैं तमाम साहिब सरबत लोगों से कहूँगा इस मौका पर कि अपने उन भाइयों को भी अपने साथ रखें जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनके हालात और मसाइल बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, उनकी मदद का भी हम ज़रिया बने। सही। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खुबैर आज़ाद, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। नहायत खूबसूरत गुफ्तगू की, सैर हासिल गुफ्तगू हुई। ज़िम्मेदारी बनती है हम सब की कि किसी भी तरह से हमने अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी, ये एक तो ये है ही कि अपनी जान बचानी है, दूसरों की जान बचानी, उसके साथ साथ ये जो माशी तौर पर जो मसाइल का शिकार तबका है उनकी मदद किस तरह से की जा सकती है, ये भी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारियों में इस वक्त हमारा एक इजाफ़ा हुआ है कि वो लोग जो ख़ुद कमा कर खा रहे थे, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को खिला रहे थे और अब उनको उस तरह से मौक़े नहीं मिल रहे हैं, तो फिर उनके मौक़े
कि हमने पूरे करने हैं। बिल्कुल, हमारे पास इस वक्त एक कॉल भी जी, जी। मौजूद है। डॉक्टर असद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। आपसे क्विकली एक सवाल ये करूंगी कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मौसम भी तब्दील हो रहा है, चेस्ट के जो अमराज हैं, शिकायत जो हैं वो बढ़ गई हैं। साथ ही साथ जो हम कोरोना की बात करते हैं, इसकी जो अलामतें हैं वो भी इसी से रिलेटेड है कि आपको खांसी होती है, सांस का उखड़ना भी है। तो क्या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों में, अलामात में कोरोना की और एक आम रेगुलर किसी सांस की या सीने की बीमारी के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए असल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अल्लाह ने ये बारिश कर दी है, और जो कि आजकल पोलन का सीजन चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि जो उसमें भी खांसी होती है, इसमें भी खांसी होती है। लेकिन कोरोना में एक डिफरेंस ये है कि बाज़ औक़ात पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है, यानी कि उसके इलामात इतनी बाज़ औक़ात नहीं भी होती, लेकिन वो वायरस कैरी कर रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात जब सिम्प्टोमेटिक होता है तो उसमें हाई ग्रेड फीवर और फ्लू वगैरह, एज कम्पेयर टू ऐसे पेशेंट जो कि पोलन के हैं या सांस की तकलीफ के हैं या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के हैं या ब्रोंकियल एज़मा के हैं, उन लोगों को हर सीजन में ऐसे होता है, तो उनकी एक प्रॉपर एक हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से वो पहले से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि बारिशें चल रही हैं, तो पोलन जो है वो इतना हवा में नहीं है जिसकी वजह से वो आंखों और नाक में और मुंह में नहीं जा रहा, तो जिससे सांस की तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। लेकिन कोरोना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि बार बार आप मीडिया वाले भी फरमाते रहते हैं और हमारे गवर्नमेंट भी बता रही है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग जब तक नहीं, आप कुछ भी कर लें, आप इस पे काबू नहीं पा सकते। तो मेरी दरख्वास्त आप मेहरबानी फरमा के इस चैनल के थ्रू, पीटीवी के थ्रू यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से करें। लेकिन आप ये देखें कि बाजार, गवर्नमेंट के बावजूद देखें बाजारों में अगर एक नजर डालें, टीवी पे अगर आप देखें तो इतना रश है, तो सोशल डिस्टेंसिंग है ही नहीं है, उसमें आइसोलेशन है ही नहीं है। आपने लॉकडाउन का सिलसिला खत्म नहीं हो गया। सही। तो इम्पोर्टेंटली ये ध्यान में रखें कि एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सेटल होगी, वरना ये मजीद बढ़ती रहेगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर असद साहब बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमसे बात करने का, गुफ्तगू करने का। डॉक्टर असद नेमती हमारे साथ मौजूद थे, माहिर अमराज सीना हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। सिम्टम्स की, जैसे वर्दा आपने उनसे सवाल किया था, सिम्टम्स जो है नाज़रीन, वो कहा यह जाता है, बहुत से माहिर अमराज सीना हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं, कि सिम्टम्स तकरीबन सेम ही होते हैं, लेकिन वो बहरहाल माहिर अमराज जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वही इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमें खुद सेल्फ जो है वो उसको मेडिकेशन के हवाले से, सेल्फ ट्रीटमेंट के हवाले से या सेल्फ डॉक्टरिंग के हवाले से जो है हमें कोई काविश करने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठ कर के नहीं, ये उसका मरज़ नहीं है, एक दफ़ा जाना ज़रूर चाहिए अपने मौलिज के पास, वही डिफरेंशिएट करेगा, ये उसके डिस्क्रेशन है, और उसके बाद जो है वो उसको क्लियर करेगा। लेकिन ये कहा जाता है कि हर फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार का जो पेशेंट है या रेस्पिरेटरी डैमेजेस का जो पेशेंट है, वो कोरोना का, कोविड-19 का पेशेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे पास बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास हम जाते रहते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। कोई अगर आपके पास ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो सबसे पहले आप उनसे फ़ोन पर रब्ता करें। अगर वो आपको गाइड करें कि आप अस्पताल में आके चेकअप कराएं, सिर्फ उसी सूरत में आप अस्पतालों का रुख करें, वरना अपने घर के अंदर रहिए, क्योंकि जितना बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा एक्सपोज होकर आप इसका खतरे का सामान कर लेंगे। नाज़रीन, पीटीवी न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशंस का सिलसिला पूरा दिन इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। हमारे चंक में यहाँ पर हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।